नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी। आज हम प्लस टू का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और क्लास 12 सब्जेक्ट आपको पता ही है, मैथ है। और एक्सरसाइज 3 और मैट्रिक्स यानी आव्यूह। हम तीसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे, उसके बाद चौथी पढ़ेंगे, फिर पांचवी पढ़ेंगे, क्योंकि तीसरी, चौथी और पांचवी ये तीनों एक ही एक्सरसाइज है। तो देखो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स यानी आव्यूह हिंदी में बोलते हैं इसको, इसकी सामान्य जानकारी देखो। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है इसको ए आई जे से लिखा जाता है भाई। किससे लिखा जाता है? ए आई जे से। यहाँ पे मैंने कुछ अवयव लिख रखे हैं, यानी एलिमेंट लिख रखे हैं, जैसे A11, A12, A13। इनका मतलब क्या है ये अभी मैं बताऊंगा। उससे पहले देखो, यहाँ जो मैट्रिक्स है, यहाँ मैट्रिक्स की कोटि लिखी जाती है भाई। क्या लिखी जाती है? कोटि। यहाँ मैट्रिक्स की कोटि लिखी जाती है, इंग्लिश में ऑर्डर बोला जाता है भाई। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, अब ये कोटि क्या है देखो। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो याद रखना, मैट्रिक्स हमेशा इस बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है, हमेशा इस बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है। एक इस टाइप का भी आता है भाई, और इसको हम डिटरमाइनेंट बोलते हैं, यानी सारणी। तो याद रखना, ये और ये लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये मोड टाइप में होता है। और ये कैसा होता है? बड़ा ब्रैकेट आप सबने देखा है, यानी दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट लगा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज होती है, एक तो होता है पंक्ति और एक होती है इसकी कॉलम, यानी जिसको हम स्तंभ बोलते हैं। तो पंक्ति कौन सी है, स्तंभ कौन सा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, यदि हम बात करें पंक्ति की, तो पंक्ति की बात करें तो इधर यदि हम चलें तो लाइन, देखो हम प्रार्थना के अंदर लाइन लगवाते हैं, जो लाइन होती है उसको हम पंक्ति बोल सकते हैं। जो ऐसे लाइन होती है उसको हम पंक्ति बोल सकते हैं भाई। तो यदि बात करें तो ये जो इस टाइप की जो लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, इसको हम पंक्ति बोलेंगे। ये पंक्ति हो गई, ये लाइन भी जा रही है, यानी ये दूसरी पंक्ति हो गई। ये लाइन भी जा रही है, यानी ये तीसरी पंक्ति हो गई। मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति को हम R1 से लिखेंगे, दूसरी पंक्ति को हम R2 से लिखेंगे, और जो तीसरी पंक्ति है इसको हम R3 से लिखेंगे भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा कि भाई यहाँ पर जो लाइन है ये लाइन ऐसे चलेंगी, एक को R1, एक को R2, एक को R3 हम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक तो हो गई पंक्ति, यानी पंक्ति की बात करें तो R से लिखते हैं। R से क्यों लिखते हैं? क्योंकि पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? रो। इसलिए इसको R से लिखा जाता है भाई। ठीक है, ये तो हो गई पंक्ति की बात। याद रखना है, इस टाइप से जो लाइन होती है उनको हम पंक्ति बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बात करें इसके अंदर पंक्ति के अलावा होता है स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ। और यदि हम बात करें स्तंभ की, तो स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोला जाता है। और कॉलम को किससे लिखेंगे हम? सी से लिखेंगे। यानी हम बात कर लें तो इधर चलेंगे तो ये कॉलम फर्स्ट, इधर चलेंगे ये कॉलम सेकंड, इधर चलेंगे ये कॉलम थर्ड। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, जैसे आगे चलते जाएंगे तो कॉलम फोर्थ, कॉलम फिफ्थ, ऐसे चलता जाएगा। अगर ऐसे चलोगे तो क्या आएगा? देखो, R3, फिर R4, फिर R5, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, लगभग हमारे सिलेबस में 3 या 4, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ मैक्सिमम इतना दिया गया है। इससे ज्यादा है वो कॉलेज में चलता है, हमारे प्लस 2 में सिर्फ इतना ही चलता है। तो पंक्ति इस साइड की जो भी होती है ये लाइन, इसको हम पंक्ति बोलते हैं। इस साइड की जो भी लाइन होती है उनको हम स्तंभ बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको AIJ से हम लिख सकते हैं। आई का मतलब होता है पंक्ति, ये आई दर्शा रहा है पंक्ति को भाई, और ये जो जे है ये दर्शा रहा है स्तंभ को, यानी ये R और ये क्या हो गया? C। AIJ आगे पंक्ति को दर्शा रहा है, जे स्तंभ को दर्शा रहा है। देखो, अब बात कर लें इसकी।
तो यदि हम बात करें तो यहाँ मैंने A11 क्यों लिखा है भाई, यहाँ A12 लिखा, यहाँ A13 लिखा, ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि A11 का मतलब देखो तो एक है ना ये आगे वाला, ये तो किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है पंक्ति को। तो जो पीछे वाला एक है ये किसको दर्शा रहा है, स्तंभ को, यानी A11 A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, A13 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। ऐसे याद नहीं रखना, हमें याद इतना रखना है कि जो R1 है वो A11 से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, A11 से। R2 कहां से स्टार्ट होगी भाई, A21 से। और जो R3 है वो कहां से स्टार्ट होगी, A31 से। यदि मैं आपसे पूछूं कि चौथी पंक्ति कहां से स्टार्ट होगी, तो A11 A21 A31, तो चौथी कहां से स्टार्ट होगी भाई, A41 से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना R1 है उसको A11 से स्टार्ट करेंगे, R2 है उसको A21 से स्टार्ट करेंगे, R3 है उसको A31 से स्टार्ट करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, अब चलते हैं इसकी कोटि या फिर ऑर्डर पर। अब ये कोटि ऑर्डर क्या होता है भाई, यहां हमेशा R क्रॉस C लिखा जाता है भाई। क्या लिखा जाता है, R क्रॉस C। और R का मतलब मैंने अभी बताया कि R का मतलब पंक्ति और C का मतलब होता है स्तंभ। R क्रॉस C मतलब पंक्ति और स्तंभ की बात कर रहा है। अच्छा, याद रखना हमेशा कि जो आगे है, ये जो आगे दिया गया है R, ये पंक्ति को दर्शाएगा, पीछे वाला कॉलम को दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिख दिया कि 2 into 3, ये इसकी कोटि दी, मान लीजिए ये इसकी कोटि दी गई है। मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 गुणा 3 ये इसकी कोटि है, तो इसमें पंक्ति कितनी होंगी, तो पंक्ति देखो ये R का मान होगा, फिर क्रॉस ये किसका मान होगा, C का। यदि आपने उल्टा पढ़ लिया कि सर C का मान 2 है R का मान 3 है, तो ये समझो कि ये पूरा गलत हो गया। मैट्रिक्स की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो पूरा गलत हो जाएगा और आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब RC को याद कैसे रखें, बाइक सब चलाते हैं लगभग, बाइक कार, और सबको पता है कि जो RC है, जब भी हम पकड़े जाते हैं, पुलिस हमें पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, RC दिखा, क्या दिखा, RC, यानी बाइक की RC। वहां से याद रखना है RC, RC, R पहले पंक्ति उसके बाद कॉलम का मान होता है। इनको गुणा करके नहीं लिखना है, ऐसे ही कोटि को दर्शाया जाता है। 2 गुणा 3, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 3 गुणा 4, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि R का मान कितना है 3, C का मान कितना है 4, तो इसको हम बोलते हैं कोटि, ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला अवयव A11, दूसरा अवयव A12, तीसरा अवयव A13, A21, A22, A23, ऐसे चलता जाएगा, A31, A32, A33, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पंक्ति का पता लग गया, स्तंभ का पता लग गया, कोटि का पता लग गया, उसके बाद कोटि क्या होती है, इनको सोल्व कैसे करेंगे, ये अभी हम सिखाएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं कि इसका बेसिक क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये लिख दिया, मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया, और क्वेश्चन क्या लिख दिया कि भाई A, I और J ये एक मैट्रिक्स है, और ये लिख दिया 2 गुणा 3 का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स क्या होगा यदि Aij इज इक्वल टू I प्लस J प्लस 1। मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिखा है भाई, ये बेसिक क्वेश्चन लिखा मैंने कि Aij 2 गुणा 3 का मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब हमें एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है यदि Aij इज इक्वल टू I प्लस J प्लस 1 हो जाए, तो ये हमें करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको Aij जो मैट्रिक्स है
वो 2 गुणा 3 का एक मैट्रिक्स बनाना, यानी उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर बनाना है कि उसकी संरचना कैसी होगी। तो देखो अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो Aij इज इक्वल टू, देखो यहां मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि मैट्रिक्स में बड़ा ब्रैकेट लगता है भाई, यहां पे मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ये मैट्रिक्स को दर्शाता है। अब इसके अंदर अवयव होते हैं भाई, इसके अंदर क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो अवयव कैसे करेंगे, देखो अगर हमें दिया गया है 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 का मतलब पता होना चाहिए भाई। बताओ इसके अंदर कॉलम का मान 2 है या फिर 3 है, मैं कॉलम का मान पूछ रहा हूं, तो कॉलम का मान कितना है भाई, 3, क्योंकि हमें पता है कि कोटि r गुणा c होती है। कोटि क्या होती है, r गुणा c। यदि आपने इनको उल्टा लिख दिया तो जो हमारा मैट्रिक्स है उसका स्ट्रक्चर उल्टा बन जाएगा और हमारा आंसर गलत होगा। याद रखना पहले r का मान होता है, उसके बाद c का मान। यहाँ से इस टाइप का काफी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो 2 गुणा 3 यानी r क्रॉस c, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि सर जो r का मान है वो 2 है, और r का मतलब सबको पता है कि r का मतलब होता क्या है भाई, पंक्ति, जिसको इंग्लिश में हम रो बोलते हैं भाई। बताओ होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद c, c यानी 3 लिख रखा है, और 3 का मतलब सबको पता है कि स्तंभ होता है। क्या होता है, स्तंभ होता है भाई। और स्तंभ को हम कॉलम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कॉलम से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। स्तंभ, इसका मतलब 2 पंक्ति होनी चाहिए, 3 स्तंभ होने चाहिए। तो मैंने बताया था देखो पंक्ति के बारे में, पहली पंक्ति बताओ कहां से स्टार्ट होती है, A11 से। तो पहली पंक्ति मान लीजिए यहां लिखूंगा और दूसरी पंक्ति मैं यहां लिखूंगा, तो पहली पंक्ति A11 से स्टार्ट होगी भाई। कहां से होगी, A11 से। तो मैंने यहां लिख दिया A11, पहली पंक्ति स्टार्ट हो गई। अच्छा, दूसरी पंक्ति कहां से स्टार्ट होगी, देखो दूसरी पंक्ति कहां से स्टार्ट होगी, A21 से। तो यहां पे मैंने लिख दिया A21, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, A11 A21। तो बताओ हमें पंक्ति पता लग गया, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई। यदि हम बात करें अब कॉलम की, किसकी बात करें तो कॉलम, तो बताओ कॉलम कितने होने चाहिए भाई, कॉलम होने चाहिए 3। कितने होने चाहिए, 3। तो देखो ये कॉलम फर्स्ट, यहाँ पे कोई दूसरा कॉलम आएगा, कॉलम सेकंड, यहाँ पे कोई तीसरा कॉलम आएगा, कॉलम थर्ड। देखो कॉलम को आप बेसिक यदि देखें तो हम घरों में पिलर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पिलर। उस पिलर को ही स्तंभ बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। यानी ऐसे ही तो होते हैं भाई पिलर, पिलर ऐसे थोड़ी ना होते हैं, पिलर ऐसे लगाते हैं घरों में, लगाते हैं ना, तो वो होते हैं कॉलम, उसको हिंदी में स्तंभ बोला जाता है। C1 C2 C3, 2 पंक्ति हो गई, 3 कॉलम हो गए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा भाई, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें। तो बताओ A21 था, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 21 के बाद 22, यहाँ पे क्या आएगा 23, हो गया। A11 था, तो A11 के बाद क्या आएगा भाई, A12, उसके बाद क्या आएगा A13। ऐसा मत कर देना कि इन सबको मिला के लिख दो, इनके बीच में दिखाई दे रहा है ना थोड़ा थोड़ा गैप होता है, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है। तो देखो 2 पंक्ति हो गई, देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 3 कॉलम हो गए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो मतलब जो इसका ऑर्डर है वो 2 गुणा 3 का, और इसी का हमें निर्माण करना है, इसी मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, निर्माण करना है। तो देखो अब ये हमें लिख तो दिया, लेकिन यहाँ अवयव भी तो पता होना चाहिए कि A11 A12 A13, तो अवयव क्या है भाई, यहाँ पे अवयव निकालते हैं। देखो आपको एक मशीन दी गई है, क्या दी गई है, एक मशीन दे रखी है कि सर I प्लस J और प्लस 1, ये एक मशीन का काम करेगी भाई। किसका काम करेगी, एक मशीन का काम करेगी। आपको A11 चाहिए, A11 ध्यान से देखना, A11 का मतलब क्या हुआ भाई, यहां देखो AIJ होता है कि नहीं होता है,
तो बताओ इस i की जगह 1 आया कि नहीं आया, और इस j की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब ये हुआ कि i की जगह 1 लिखना है, j की जगह 1 लिखना है, इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 1। तो बताओ इस i की जगह यहाँ 1 लिखा है तो 1, फिर प्लस इस j की जगह 1 लिखा है तो 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 3 हो गया भाई। देखो यहाँ a i j है, i देखो ये i यहाँ पे आया, ये j यहाँ पे आया और प्लस 1 किया। तो यहाँ a11 की बात करें तो i की जगह 1 लिख दिया, j की जगह कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो मैं भी इस मशीन के अंदर i की जगह 1 और j की जगह 1 लिख दूंगा भाई। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। बताओ आया कि नहीं आया। अच्छा a11 का मान आया है, ये तो a12 का मान चाहिए। तो a12 ध्यान देना, a12 जो आगे है ये किसका मान है, i का मान, और जो पीछे वाला है ये किसका मान है भाई, j का मान। a12 मतलब i की जगह 1 लिखना है, j की जगह 2 लिखना है, मशीन तो यही रहेगी। तो i की जगह आपने 1 लिख दिया, फिर प्लस j की जगह आपने 2 लिख दिया, फिर प्लस 1, तो इज इक्वल टू देखो कितना आया, 1 2 3 और 1 हो गया, यानी टोटल हो गए 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। a11 हो गया, a12 हो गया। अब a13 की बात कर लेते हैं भाई, a11 a12 a13 की बात कर रहे हैं हम। तो देखो आगे वाला बताओ क्या है, i, पीछे वाला किसका मान है, j का। तो i की जगह 1 लिखना है, j की जगह 3 आ गया तो 3 लिखना है, लिखना इसी में है। तो 1 j की जगह लिख दिया 3, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1, टोटल कितने हो गए, 1 3 4 1 5, यानी यहाँ पे आ गया 5। ठीक है। अच्छा a11 हो गया, a12 हो गया, a13 हो गया। क्या a14 निकालने की आवश्यकता है क्या भाई, a14 की आवश्यकता है क्या, आवश्यकता ही नहीं है। तो चलो पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई, a21 भी तो निकालना पड़ेगा भाई। तो हम निकाल रहे हैं a21। तो देखो a21 इज इक्वल टू, बताना भाई ये आगे का मान i का होता है कि j का मान होता है, तो आगे का मान तो i का होता है, और जो पीछे का मान है वो किसका मान है भाई, j का मान है। किसका मान है, j का। तो देखो i की जगह अब 2 लिखना है भाई, और j की जगह आपको 1 लिखना है। तो लिखो i की जगह 2, तो 2, फिर प्लस j की जगह कितना लिखना है, 1, फिर प्लस 1, तो 2 3 और 1 4, a21 का मान हो गया। उसके बाद a22 इज इक्वल टू i की जगह 2 लिखना है, j की जगह 2 लिखना है, दोनों की जगह 2 2 लिखोगे तो 2 प्लस 1, 4 और 1 कितना हो गया, 5। a23 की बात करें तो देखो आगे वाला है ये i का मान है, पीछे वाला किसका मान है, j का मान है, इज इक्वल टू i की जगह 2, j की जगह 3 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। a11 a12 a13 a21 a22 a23, बताओ इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी अवयव है इनको हम अवयव बोलते हैं भाई, एलिमेंट। तो इनके जो भी मान थे वो हमने निकाल दिए। इसके अंदर जैसे आप रखोगे a i j इज इक्वल टू, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया भाई, याद रखना मैट्रिक्स में बड़ा ब्रैकेट होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर इसके अलावा कोई और ब्रैकेट लगा दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ की यदि हम बात करें a11 का मान बताओ कितना है, 3। तो इस a11 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3। a12 की जगह क्या लिखना है, 4। a13 की जगह कितना लिखना है, 5। a21 की जगह कितना लिखना है, 4। a22 की जगह कितना लिखना है, 5। और a23 की जगह कितना लिखना है, 6 लिखना है। ठीक है। ये हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमें दिया गया था। देखो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको यही मिले, इसकी जगह वो कुछ भी लिख सकता है। मतलब ऐसा भी लिख सकता है कि a i j इज इक्वल टू i प्लस j इसका होल स्क्वायर बाई 2। देखो हम 3.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद,
तब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको हम सोल्व करना बताएंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो वही पूछ सकता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, ये तीसरा अवयव, ये चौथा अवयव, ये पांचवा अवयव। अच्छा एक बात और पूछ लेता हूँ, देखो अगर इसकी कोटि की बात करें तो इसकी कोटि बताओ 2 गुना 3 है कि नहीं है भाई। इसकी जो कोटि है, इसकी कोटि है 2 गुना 3। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी है, इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी है, तो इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या देखोगे, पहला अवयव, दूसरा, 2 हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब टोटल 6 अवयव है ना। हमें ऐसे काउंट नहीं करना। देखो जैसे ही जो कोटि दी गई, कोटि है 2 गुना 3, कोटि यही रहेगी। अगर आपसे पूछे अवयवों की संख्या, तो देखो अवयवों की जो संख्या है, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या क्या आएगी कि 2 गुना 3, इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे 6। इनको गुणा करने पर जो 6 आता है उसको हम अवयवों की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इंग्लिश में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये एलिमेंट कहलाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और करना चाह रहा हूं भाई, इधर मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, उसका आंसर आपको देना है। देखो आंसर देखो, मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन ये लिखा कि ये एक ब्रैकेट है, इसके अंदर उसने कुछ अवयव लिख के दे दिए, 2 4 6 7 8 10 20 25 फिर 30 2 1 4। मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स दे दी, हमसे उसने पूछ लिया कि भाई सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ, यानी कोटि बताओ। क्या बताओ? कोटि, पहला क्वेश्चन। तो इसकी कोटि क्या होगी? देखो कोटि की बात करें तो कोटि का मतलब सबको पता है कि सर R क्रॉस C होता है। कोटि का मतलब क्या होता है? R क्रॉस C। देखो यहाँ पे हमने पढ़ भी रखा है कि कोटि ऑर्डर R क्रॉस C बताओ होता है कि नहीं होता है, बताओ होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो देखो अगर इसकी कोटि की बात करें तो कोटि के लिए हमें एक तो R का मान चाहिए, एक हमें C का मान चाहिए। R पंक्ति, C कॉलम, और पंक्ति आपको पता है कि जो लाइन होती है, देखो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति और ये चौथी पंक्ति। तो बताओ R का मान कितना आया भाई? R का मान 4 है, तो यहाँ R की जगह 4, उसके बाद क्रॉस, फिर है C। याद रखना पहले R का मान ही लिखना है, पहले C का मान लिख दिया तो मैं फिर बता रहा हूं कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले R का मान आ गया 4। उसके बाद बात करें हम कॉलम, तो देखो ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, और ये कौन सा है भाई? कॉलम थर्ड। यानी इसके अंदर कॉलम स्तंभ कितने हैं भाई? स्तंभ और कॉलम एक ही बात है, इस पे कभी डाउट करो कि सर स्तंभ, कभी स्तंभ बोलते हो कभी कॉलम बोलते हो। भाई स्तंभ है वो हिंदी में बोला जाता है, कॉलम है वो इंग्लिश में बोला जाता है, तो दोनों पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो कॉलम 3 है, तो यहां मैं C की जगह लिख दूंगा 3। तो पहला आंसर तो हमारा ये हो गया। इसकी कोटि पूछी थी, कोटि हमने बता दी। उसके बाद ये उसके बाद देखो, उसके बाद हमसे वो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी अवयवों की संख्या, हमसे पूछ सकता है वो कि अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई। तो देखो अवयवों की संख्या कितनी होगी ये हम देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या अब ऐसे काउंट कर सकते हो तो कि 1 2 3 3 6 9 12, ऐसे नहीं करना। कोटि आपको पता लग गया, इन दोनों को गुणा कर दो, तो 4 गुणा 3 करोगे तो 12 आएगा कि नहीं आएगा। तो अवयवों की संख्या, जैसे ही आप कोटि को गुणा करके लिख दोगे तो अवयवों की संख्या। उसके बाद फिर आपसे पूछ सकता है कि आप A21 बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। फिर आपसे पूछ सकता है कि A12 की वैल्यू बताओ। फिर आपसे पूछ सकता है A33 की वैल्यू बताओ। फिर आपसे पूछ सकता है A41 की वैल्यू बताओ।
A21 एक एलिमेंट है, A33 ये भी एक एलिमेंट है, A12 ये भी एलिमेंट है, A41 ये भी एलिमेंट है। यानी हमें इन एलिमेंटों की वैल्यू बतानी है, यानी इसमें इसका मान क्या होगा। तो देख, स्ट्रक्चर अगर आपको याद है संरचना, तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। देखो स्ट्रक्चर में देखो, पहली लाइन A11 से स्टार्ट, दूसरी A12, A13 ऐसे चलेगा, और ऐसा स्ट्रक्चर हमने इसमें भी बनाया था भाई। बताओ, अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। और स्ट्रक्चर बस इतना याद रखना है कि R1 A11 से स्टार्ट होता है, R2 A21 से स्टार्ट होता है, R3 A31 से स्टार्ट होता है, और ये ऐसे चलता जाता है। ठीक है, इसी तरह इसकी मैं हमने बना के देख लिया था। अब देखो A21, तो बताओ ये R1 है ना, तो A21 से स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। बताओ, यहां ये A21 फिर क्या आएगा, क्या सही है क्या, क्या A21 से स्टार्ट होगी क्या, नहीं, A21 से कौन सी स्टार्ट होगी, दूसरी वाली। तो पहली वाली कहां से स्टार्ट होती है, A11 से, तो A11 फिर A12 और फिर A13, दूसरी A21 A22 A23, तीसरी A31 A32 A33, चौथी A41 A42 A43। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि A21 की वैल्यू बताओ भाई, तो A21 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, A21 की वैल्यू तो अभी पता करना पड़ेगा। A21 का मतलब ये A11, तो ये बताओ यहां से A21 स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। तो बताओ ये जो 7 है ये A21 की वैल्यू है कि नहीं है, ये A21 की जगह लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। दूसरा तरीका पता करने का, A21 का मतलब आपको पता है कि जो आगे लिख रखा है, आगे लिख रखा है ये पंक्ति, और जो पीछे जो लिख रखा है वो कॉलम को दर्शा रहा है। मतलब दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, देखो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो ये आपस में कहां मिलेंगे भाई, यहां से ये, यहां से ये। तो बताओ इस अवयव पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, A33 A31 तीसरी पंक्ति में चल रहा है, A32, तो बताओ ये A33 होगा कि नहीं होगा भाई, ये हो गया A33। तो A33 की वैल्यू कितनी है, 30 है भाई। उसके बाद यदि हम बात करें A12 मतलब पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति यही तो है A11 A12 A13, तो बताओ A12 का वैल्यू क्या है भाई, 4। A41 बताओ फटाफट, A41 A11 A21 A31 A41, तो A41 का मान कितना है, 2 है। ये सभी के आंसर हैं। और भी पूछ सकता है, आपसे पूछ लिया A43 बताओ, 43 मतलब A41 A42 A43, तो बताओ ये होगा कि नहीं होगा। आपसे पूछ लिया A13 बताओ, तो A13 का मान बताओ ये होगा कि नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23, बस इतना याद रखो कि जो R1 है वो A11 से स्टार्ट होगी, R2 है A21 से स्टार्ट होगी, R3 है A31 से स्टार्ट होगी। जैसे A12 लिखा तो 11 वाली लाइन में आता है 12, तो फटाक से पता कर सकते हैं A11 के बाद फिर A12 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत आ भी जाती है, देखो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में बहुत अंतर होता है। एक तो ऑनलाइन क्लास में कोई बच्चा पूछता नहीं है, सामने कुछ होता नहीं है, सिर्फ कैमरा होता है, उसमें देखे जाओ बोले जाओ, देखे जाओ बोले जाओ। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये नहीं आया, इसमें क्या करना है हमें। बाकी अब हमने बेसिक पढ़ लिया है, अब हम 3.1 कक्षा 12 है, इसकी एक्सरसाइज 3.1 हम करेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं एक मैट्रिक्स के बारे में और बताता हूँ। एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, और हिंदी में इसको बोला जाता है इकाई, इकाई मैट्रिक्स, या हिंदी में मैट्रिक्स की जगह आप आव्यूह भी लिख सकते हो।
यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह। तो देखो यदि इसकी बात करें तो पहली कंडीशन तो ये है कि इसको आई से लिखा जाता है, इसको आई से लिखा जाता है। और आई की यदि हम बात करें तो देखो आई यानी यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि विकर्ण सबको पता है कि विकर्ण कैसे होता है, देखो ऐसे विकर्ण ही तो होता है। इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि जो विकर्ण है उसके प्रत्येक अवयव एक होता है, बाकी सारे जो अवयव है यानी जो ये विकर्ण है, ये इस विकर्ण की बात कर रहा हूं, इस विकर्ण में प्रत्येक अवयव एक होता है, बाकी जो सारे अवयव हैं उन सारे अवयव का मान 0 होता है। बस इसको ही हम यूनिट मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अगर हम 2/2 का लिखें तो देखो यहां एक लिख दिया, यहां मैंने एक लिख दिया, बाकी सारे अवयव कैसे होंगे, 0 होंगे। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।